नमस्कार दोस्तों, मैं सी ए सचिन। आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पे बताने वाला हूँ कि जब हमारे पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, और इनकम टैक्स का नोटिस ना आए उसके लिए हमें एडवांस में क्या करना है। इनकम टैक्स के ऊपर दोस्तों मैंने 4 वीडियो बनाई है। एक वीडियो है जिसमें कितने तरह के इनकम टैक्स के नोटिस होते हैं और उन नोटिसों पे आपको क्या क्या करना है, हर एक टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाई है। तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा जो बताती है इनकम टैक्स के नोटिस का रिप्लाई कैसे फाइल करें और इनकम टैक्स के नोटिस से कैसे बचें। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेक्शन 147 और 148। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खतरनाक सेक्शन होता है वाला सेक्शन इनकम टैक्स का। अगर आपके पास इस सेक्शन में नोटिस आ जाए तो समझ जाइएगा कि बहुत ही खतरनाक और खतरे की घंटी डिपार्टमेंट ने आपके लिए बजा दी है। क्यों बताऊंगा अभी दोस्तों, इसके बारे में बता चुका हूं मैं। जब नॉर्मल नोटिस आता है तो 143(2) में आता है, जिसमें हम बोलते हैं इनकम टैक्स में मेरा असेसमेंट हुआ है या मेरा केस सिक्योरिटी में सिलेक्ट हो गया है। लेकिन 147 और 148 थोड़े घातक होते हैं, ये कुछ समय बाद आते हैं। ये सीरियस केसेस के अंदर ही केसेस सिलेक्ट होते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल आपको दे देता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी खतरनाक है। जैसे एक बंदूक होती है, एक होती है AK-47, एक होता है न्यूक्लियर बम। तो दोस्तों मैं कहूँगा ये न्यूक्लियर बम के बराबर है। जब गिरता है तगड़ा धमाका होता है और काफ़ी सारी चीज़ें आसपास की ले जाता है। एग्जाम्पल बताऊँगा अभी मैं। पहले आपको बताऊँ कि ये नोटिस आता कब है, असेसमेंट कैसे होता है इसमें, इसकी टाइम लिमिट क्या है और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आते कैसे कैसे हैं। 147 और 148 और 148A ये 3 सेक्शन हैं जिसके अंदर आपके पास नोटिस आएगा, लिखा होगा। ये दोस्तों आपकी इनकम टैक्स रिटर्न जो आप भरते हो और कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं उसके बेस पे ही आपका नोटिस आता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने अकाउंट के अंदर 25 लाख रुपए कैश जमा कर दिया। बल्क में भी कर सकता हूँ, छोटा छोटा भी जमा कर सकता हूँ। मैंने ITR फाइल कर दी 10 लाख रुपए की। अब इन्वेस्टिगेशन होगा, वो कहेगा 25 लाख कैश जमा कराया है, ITR भरी है 10 लाख रुपए की, सही भरी नहीं है, इसका केस खोलो। इसको बोलते हैं केस खोलना। जो 143(2) में हुआ था, मैंने वीडियो बनाई थी, वो होता है असेसमेंट। इसमें होता है रीअसेसमेंट या केस खुलना, कि मेरा केस खुल गया है। सुना होगा आपने कई बार कि यार मेरा केस खोल दिया डिपार्टमेंट वालों ने, वो एक सेक्शन इस सेक्शन के अंदर खुलता है। ये चीज़ वेरीफाई होती है। अगर मैंने ITR फाइल नहीं करी तो डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन करता है, मेरी बैंक स्टेटमेंट वहाँ पहुँचेगी, वो वेरीफाई करते हैं कि यार इस व्यक्ति ने 25 लाख रुपये कैश जमा कर दिया, किस चीज़ का कैश था ये, लेकिन इसने ITR फाइल नहीं करी, इससे डिटेल मांगो, इसका केस खोलो, उसके अंदर ओपन करो। इसका टाइम लिमिट क्या है दोस्तों, 3 साल की टाइम लिमिट हो चुकी है अब, यानी कि 3 साल से पीछे का केस नहीं खुलेगा अगर आपका सिंपल केस है। और 10 साल की लिमिट है अगर आपकी 50 लाख या उससे ऊपर की ज़्यादा इनकम टैक्स की चोरी हो गई है। डिपार्टमेंट को लगता है, यानी कि मेरे जो 25 लाख कैश जमा कराया है तो डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 3 साल है, और अगर यही मेरा कैश 50 लाख या 55 लाख होता तो उसके पास 10 साल का टाइम है। 10 साल तक कभी भी केस खुल सकती है मेरा। सोचिए दोस्तों, अगर 10 साल बाद मेरा केस खुल गया तो ना तो मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट का पता होगा, ना मुझे ये पता होगा कि मेरा कैश डिपॉजिट जो हुआ था वो कहाँ से आया। तो हो सकता है जेन्युइन हो, मेरे पास उस समय एक्सप्लेनेशन थी, 10 साल बाद तो भूल जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ ITR को ठीक से भरिए, रिकॉर्ड को ठीक से मेंटेन करिए, एक एक्सपर्ट के पास ही अपनी ITR भरवाइए। 500 रुपये वाली ITR, 1500 वाली ITR को इग्नोर करिए। एग्जाम्पल के लिए AY 21-22 की दोस्तों ITR फाइल करनी है या नहीं करी है, दोनों केस में कह रहा हूँ मैं। 31/3/25 तक नोटिस आ सकता है, यानी कि जिसने भी अपनी बैंक स्टेटमेंट में, जो बताऊंगा अभी कौन कौन सी रीज़न है जिसकी वजह से आपका ये केस लग सकता है इनकम टैक्स में। तो AY 21-22 में जिन लोगों ने ITR फाइल कर दी है, जहाँ जिनकी ट्रांजेक्शन हो गई हैं, जो लिस्ट में बता रहा हूँ अभी मैं, उनका केस 31/3/25 तक आ सकता है। सरकार 31/3/25 तक नोटिस भेज सकती है वेरीफाई करने के लिए इस साल का। ये भी असेसमेंट ईयर है, जो ट्रांजेक्शन होगी ना वो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 से मार्च 31 तक की होंगी। यानी कि अगर मेरे बैंक में जो कैश जमा हुआ है, जो बात कर रहा हूँ, वो अप्रैल 2020 से मार्च 21 तक जमा हुआ होगा, इसलिए ये असेसमेंट ईयर आ रहा है। तो सोचिए 1 साल तो पीछे का ये हो गया, 1 साल ये हो गया, और 3 साल में नोटिस आना है। तो एग्जैक्टली जो मेरे को मिले वो 5 साल का टाइम मिला सरकार को। 5 साल में डिटेल तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता है, आदमी भूल जाता है। मुझे पता है, मैं कहता हूँ सर मुझे ये नहीं पता कि कौन सा बैंक स्टेटमेंट मांग रही है हमसे ITO वाले, इनकम टैक्स वाले, कौन सा स्टेटमेंट है, काय का कैश है, याद ही नहीं आ रहा कुछ। जो चेक आया था 25 लाख का, पता नहीं कहाँ से आया सर, याद ही नहीं है मेरे को। तो ये तो बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया है, ऐसे भी केस आते हैं। और वो ऑर्डर पास करेगा दोस्तों 31 दिसंबर 2026 तक का, यानी कि इसके बाद जो करेगा उसको टाइम मिलेगा 2026 तक का करना पड़ेगा उसको। ये दोस्तों 25 आएगी
31/3/25 से 31/3/25 आएगी दोस्तों। ये इसको 25 रीड करिएगा, क्योंकि 9 महीने का टाइम मिलेगा। मार्च 25 को अगर हुआ है तो दिसंबर 25 तक हमें केस करना पड़ेगा। 26 नहीं है ये, इसे 25 रीड करिएगा, यानी कि 9 महीने के अंदर ऑर्डर पास करना होता है इस केस में। तो 25 के अंदर ही ऑर्डर हमें पास मिल जाएगा। ऑर्डर में क्या होगा, या तो ये केस ड्रॉप हो जाएगा, जैसे कैश जमा होता 25 लाख का, मैंने बता दिया कि 10 लाख मेरा प्रॉफिट है, 25 लाख जमा जरूर हुआ है, 15 लाख मेरा खर्चा भी है जी, ये कैश निकला हुआ भी है। 25 लाख जमा हुआ, डिपार्टमेंट क्या करता है, सिर्फ जमा हुआ चीज़ देखती है, निकली हुई चीज़ को इग्नोर कर देती है हमेशा, जो कि बहुत ही गलत बात है। 25 लाख कैश जमा दिखाई दे रहा है भैया, 15 लाख निकला भी तो है, तो 15 लाख मेरा खर्चा है, 10 लाख की मैंने आईटी फाइल कर दी है, मेरा मैच हो गया, तो क्या होगा, ये केस बंद हो जाएगा, नील का ऑर्डर पास होगा, नील का NIL। डिपार्टमेंट में बोलेगा हाँ भैया सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अगर सिर्फ 25 लाख जमा हुआ है और मैंने 10 लाख की आईटी फाइल करी है, तो फिर क्या करेगा वो, 10 लाख की रिटर्न इनकम एडिशन 15 लाख 25 लाख की इनकम मान के डिमांड निकाल देगा। और जब 5 साल बाद डिमांड निकालेगा, 5 साल का इंटरेस्ट भी लगेगा मोटा मोटा। अब आपको समझ में आ गया भैया कि इस तरीके से मेरा केस इनकम टैक्स में लग सकता है और ये टाइम लिमिट है, तो मुझे अपने रिकॉर्ड हमेशा संभाल के रखने चाहिए। किस बेस पे आईटी फाइल कर रहा हूँ वो ध्यान रखना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट सबसे बड़ा एविडेंस होता है इस केस के अंदर, तो जब भी आईटी फाइल करवाएं बैंक स्टेटमेंट को जरूर दिखाएं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं सर बैंक स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है सर, नील की है, आप फाइल कर दो, ये दिखा दो, 5 लाख का प्रॉफिट दिखा दो, नील की भर दो, ये सबसे बड़ा फंडा है, नील की फाइल कर दो। अरे भैया तब भी बैंक स्टेटमेंट दिखा दे, 31 मार्च का बैलेंस देख लेगा, तेरे पैसे कौन से लगने हैं, चेक तो हो जाएगा कम से कम एक बार। अब कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से इनकम टैक्स में आपका ये केस लग सकता है, और आपको भी ध्यान रखना है, अगर आपने ट्रांजैक्शंस करी हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी आईटी को जरूर फाइल करवाएं, प्रॉपर डिस्क्लोजर जरूर दें। अगर प्रॉपर डिस्क्लोजर है तो आपका ये वाला केस इनकम टैक्स में कभी भी नहीं लगेगा और आप नोटिस से बच जाओगे। आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी या सेल करी थी उस साल में, और आपने उसे अपनी आईटी में दिखाया नहीं है या सही तरीके से नहीं भरा आईटी के सही कॉलम में। लोग क्या करते हैं, 500-1000 रुपये में आईटी का फॉर्म ही गलत भर देते हैं। भरना था इसके लिए मुझे आईटी 2, मैंने आईटी 1 में अदर इनकम करके दिखा दिया था। क्या 500 रुपये बचाने, टाइम बचाना है, या जिसने भरी उसको पता ही नहीं है कि भरना कहाँ पर है, तो क्या होगा, आपके पास नोटिस आ जाएगा, पूछेगा आपसे कि भैया इसका सोर्स क्या है इन्वेस्टमेंट का, अगर प्रॉपर्टी परचेज करी है तो। अगर सेल करी है तो आपने कैपिटल गेन नहीं दिखाया है, इसके बारे में इंक्वायरी होगी। और दोस्तों जब एक बार केस खुल जाता है, इशू मान ले भले ये हो, और बैंक स्टेटमेंट जब जाती है उसमें पता चलता है कि भैया प्रॉपर्टी तो बेची है, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, आगे री इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन प्रॉपर्टी के अंदर तो 10 लाख रुपए का कैश लिया हुआ है, और केस खुल जाएगा। यानी कि जो इशू सिलेक्ट हुआ है उसके अलावा दूसरे इशू भी कुछ में कुछ हुए तो वो भी पिकअप कर लेगा ITO, और उसमें भी एडिशन कर देगा, टैक्स मांगेगा। कैश डिपॉजिट सबसे ज़्यादा तो यही है दोस्तों, मैं बता चुका हूँ। कैश डिपॉजिट पे वीडियो बना चुका हूँ 3-4, जरूर देख लीजिएगा मेरी टैक्स सेविंग में और कैश डिपॉजिट प्लेलिस्ट के अंदर। मैंने जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर उसका लिंक डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, देख लीजिएगा। 2 इशू ये रहे। तीसरा इशू दोस्तों जो है वो है बोगस परचेज से रिलेटेड। यानी कि कई बार क्या होता है, हम बोगस परचेज कर लेते हैं, GST का इनपुट लेने के लिए बिल खरीद लेते हैं, डिपार्टमेंट रेड करता है, आपका केस पकड़ा जाता है, या सेल बोगस है, रेड के केस में या GST डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन आती है, या आपके ही एम्प्लॉय कंप्लेन कर देते हैं, गुस्सा होते हैं, आप उन्हें परेशान करते हो, छुट्टियाँ देते हो, तो क्या होता है, कंप्लेन कर देता है कि भैया ये गलत कर रहा काम, डिपार्टमेंट के पास इन्फॉर्मेशन चली आती है। क्योंकि मैं ऐसे केस कराता हूँ, थोड़ा सा इंटरनल इन्फॉर्मेशन भी रखता हूँ, लोग इसी कंप्लेन कर देते हैं। म्यूचुअल फंड, डिबेंचर या FD, क्रिप्टो में आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, ITI में दिखाया नहीं। लोग क्या करते हैं, लोग पैसा ले लेते हैं उधार, लोगों से लोन ले लेते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस केस में पूछता है वो सोर्स क्या है इन्वेस्टमेंट की। शेयर ट्रेडिंग में बहुत होता है दोस्तों, बहुत के साथ हैं मेरे पास शेयर ट्रेडिंग के, जिसमें क्या करता है व्यक्ति 5-6 लोगों से पैसा ले लेता है, उनको शेयरिंग देता तो है, लेकिन जब 1 करोड़ रुपये अकाउंट में आ गया और शेयरिंग कर दी है, लेकिन ITI फाइल कितनी करी है, 2 लाख रुपए की। वो सोचता है डिपार्टमेंट यार 2 लाख की ITI फाइल कर रहा है, 1 करोड़ में शेयर ट्रेडिंग कर रहा है, पैसा आया बैंक में, कहाँ से आया वेरीफाई करो। इनकम टैक्स ऑफिसर से जरूर पूछ लीजिएगा कि आपका केस खुला किस बेस पर है। डिपार्टमेंट नहीं बताता शुरुआत में, सिर्फ नोटिस आता है, उसमें लिखा नहीं होता है। 143(2) जो असेसमेंट होती है उसमें लिखा होता है कि आपका सिक्योरिटी में कंप्लीट में है या लिमिटेड में है। इस केस में नहीं होता, आपको पूछना पड़ता है। और अगर आपने इनमें से कोई ट्रांजैक्शन करी है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिसे मैं कहता हूँ, तो ध्यान रखिएगा ITR को सही तरीके से भरवाइएगा। 500-1000 रुपये में अगर आप भरवाएंगे, इस तरह की वेरिफिकेशन को कोई चेक नहीं करता, बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं करता, और आपको इस तरह के केस फेस करने पड़ते हैं जहाँ पे बहुत तरह का नुकसान होता है दोस्तों, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली
तीनों तरीके से आदमी टूट जाता है। मैं केस कराता हूँ, वो कहता है सर मेरे पास तो आपकी देने के लिए फीस तक नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन केस है, मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन दोस्तों इनकम टैक्स वालों को आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके इमोशन भाड़ में जाएं। इनकम टैक्स वाले तो केस करना है, वो मांगे चलते हैं आपने चोरी कर दी है, आप चोर हो, आपको सजा दिलानी है। वो इस बात को कभी भी जानने में इंटरेस्ट नहीं होते कि रीज़न क्या रहा और एक्चुअल सिचुएशन क्या है। बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन ठीक है अब मैं आ गया हूँ दोस्तों, आपको समझाऊंगा तो आप भी थोड़ा ध्यान रखोगे इन चीज़ों का। ख़त्म तो नहीं होगा लेकिन कम जरूर होगा, मेरा ही मानना है।